साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा के चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा, पार्टियां लगातार इसकी जद्दोजहद में लगी हैं। आज के दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट तो फाइनल हो गई, लेकिन अन्य नेताओं की सीट अभी फाइनल कब होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन का दौर जारी है, लेकिन कौन सी पार्टी सबसे पहले 90 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी, इस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हैं। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी, ये चार दिग्गज पार्टियां लगातार एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं कि आखिर इस बार हरियाणा में सत्ता में काबिज कैसे हुआ जाए। लेकिन बीजेपी की पकड़ बहुत ज्यादा इस समय मजबूत और कांग्रेस उसके जनाधार को समेटने की पूरी कोशिश में लगी है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर सूर्या विशेष में करेंगे चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार किस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेगा, इसको लेकर सभी दलों का मेगा मंथन जारी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लिए एक नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने जानकारी देते हुए साफ किया कि नायब सिंह सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से 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 चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, जिसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। पंचकूला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद अब नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने लाडवा से चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा की मौजूदा कमान संभालने वाले नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। अब लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डालते हैं। कौन है नायब सिंह सैनी? मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव में नायब सैनी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 90 के दशक में अंबाला से राजनीति की शुरुआत की। नायब सिंह सैनी को 2002 में अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी ने संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। 2009 में नायब सिंह सैनी बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे। साल 2009 में पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की। साल 2012 में बीजेपी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को विधानसभा चुनाव में मात दी। 2016 में नायब सिंह सैनी को बीजेपी की सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा। आम चुनाव में नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से बतौर सांसद जीत दर्ज की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी। 2024 में नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। बहरहाल बीजेपी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को लाडवा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह ने चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया था। अब देखना होगा कि लाडवा की सीट पर नायब सिंह सैनी की दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो हरियाणा के चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा, लगातार पार्टियां तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन कौन सा दावेदार मजबूत है, कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे किस पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा आज के दिन इसी को लेकर होगी। राजवीर रोहिल्ला प्रवक्ता बीजेपी के, बिट्टू नैन प्रवक्ता जेजेपी के, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के और विकास मेहता प्रवक्ता आईएनएलडी के आज के दिन हमारे साथ चर्चा में मौजूद होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजवीर जी, बिट्टू जी, दिनेश जी और विकास जी। पहला सवाल राजवीर जी आपसे होगा। आज के दिन तो सीट फाइनल हो गई मुख्यमंत्री नायब सैनी की, लाडवा सीट ही क्यों? पहला सवाल आज के दिन यह। सभी प्रवक्ताओं को मेरी राम राम, आपके दर्शकों को मेरी राम राम।
सर ये तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उन्होंने बताया है, पत्रकारों ने पूछा है, तो स्ट्रेटजी तो बढ़ती है ना। मतलब कल प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे थे हमारे जो चुनाव समिति के केंद्रीय के जो मेंबर हैं, तो वो 2.5 घंटे वो बैठक चली थी। उसमें अब जो मीडिया में चल रहा है वही हमें हमें पता है, क्योंकि संगठन की आंतरिक बातें होती है। तो उसी के आधार पे हम बता रहे हैं कि भाई 55 सीटों पे मतलब क्या बोलते कंफर्मेशन हो गई है, 20-30 सीट बाकी है। विज जी ने भी बयान दिया है, ठीक है ना। तो ये इन चीजों का लबोलवा भी है कि, लेकिन नायब सैनी जी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वो कहीं से भी लड़े उनकी मर्जी है। तो उन्हें लाडवा सीट पसंद आई तो लाडवा से लड़ेंगे वो। जी चलिए ठीक है। बिट्टू नैन भी हैं, दिनेश अग्रवाल भी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। दिनेश जी, कितना इंतजार और क्या मान लें 24 घंटे इंतजार और 90 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे आपके? कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी 90 की 90 सीटों के ऊपर अपने पैनल को डिसाइड करने के लिए मंथन में लगातार लगी हुई है। क्योंकि आपको जानकारी है इस बात की कि 2500 से ज्यादा आवेदन पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किए हैं जी। और क्योंकि संख्या इतनी बड़ी है उसके ऊपर लगातार मंथन पार्टी का चल रहा है। अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लगातार जो मीटिंगें चल रही हैं, उन मीटिंगों में से जो रिजल्ट निकल के आएगा, 3-3 का पैनल उसमें तैयार किया जाएगा दावेदारों का। और वो 3-3 का पैनल जिस दिन तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो आज हो, कल हो या परसों हो, जैसे ही वो तैयार होगा उसके बाद वो पैनल केंद्रीय कमेटी को भेज दिया जाएगा, सीईसी को, और उसके बाद एआईसीसी उसके ऊपर अपना फैसला लेगी और मोहर लगाएगी। जी चलिए ठीक है। विकास मेहता प्रवक्ता एनएलडी के। विकास जी, कितना इंतजार और, क्योंकि देखिए पहला सवाल सबसे इसी को लेकर है कि टिकट के नाम कब तक फाइनल हो जाएंगे, कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा चुनाव? देखिए अभी हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की, उसकी बैठकें लगातार जारी हैं और जल्द से जल्द हमारी जो अभी बहुजन समाज पार्टी ने तो जो 4 सीटें हैं उनकी जो घोषित भी कर दी हैं और आईएनएलडी भी जल्द से जल्द पहली लिस्ट देने जा रही है सर। दिनेश अग्रवाल से बात हो गई है, फिलहाल अभी बिट्टू नैन भी जुड़ गए हैं। बिट्टू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिट्टू जी अनम्यूट करिएगा आप, आवाज मिल पा रही है आपको? अब आवाज आ रही है मेरे पास? ठीक है। बिट्टू जी, कब तक आप लोग के नाम फाइनल हो जाएं और बैठक में इस समय क्या कुछ मंथन अभी चल रहा है आप लोग के यहाँ? सभी दर्शकों को पहले तो मैं राम राम नमस्कार। सबसे पहले जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशियों को ग्राउंड में उतारने का काम किया था। और रही बात हमारी 2 तारीख को हमारी मीटिंग है और सबसे पहले हम टिकट अनाउंस करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल रेडी हैं और चुनाव के लिए तैयार है, हमें किसी का इंतजार है नहीं। तो चलिए ठीक है सर। राजवीर रोहिल्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। राजवीर जी, अब आते हैं सवाल जवाब पर, डिबेट को ओपन करते हैं। इस बार कांग्रेस कह रही है कि उसके पास मुद्दे सर कई सारे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, और उन मुद्दों पर कहा जा रहा है कि बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। इन कांग्रेस की बातों में सत्यता कितनी है? क्या वाकई में ग्राउंड पर बीजेपी कमजोर है क्या इस बार? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का हमें क्या मतलब? कांग्रेस से हमें जनता से मतलब है। ये लोग अपनी निपटा ले वही बहुत है। इनको 2560-70 जो भी आए हैं, इनको वो आवेदन बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ये चीजें चल रही है, तो 90 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वो बाकी क्या करेंगे, वो अपनी रणनीति बना ले तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने रखा नायब सैनी जी के रूप में, जो किसान कमेरे का बेटा है, जो एक गरीब समाज से आता है, जिसने बूथ अध्यक्ष से लेकर अपनी एक शुरुआत की थी राजनीति की, और आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो बताए कांग्रेस उनका चेहरा कौन होगा? शैलजा जी होंगे, रणदीप होगा, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, या कोई और होगा? तो ये जनता को तो इन्होंने बताना है। हम तो जनता को, हमने 10 साल जो काम किया हम तो बता रहे हैं, और जनता उससे आश्वस्त है कि भाई हमें लुटेरे कोई सरकार नहीं आनी देनी। कल भी इनके नेताओं की, जो इसके नेता इन्वॉल्व है दाजी, और वो एक कंपनी है MRMGF, तो 1128 करोड़ की जो एक संपत्ति अटैच हुई है, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार में आकर लोग है ना। इन लोगों ने CLU गैंग खड़ी कर दी थी, तो जनता को ये सारी चीजें मालूम है।
मैं कैसे प्रताड़ित किया गया था। आज ये पैसे विक्टिम कार्ड खेलने कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो एक क्लेवर है वो वही रहने वाला है। तो इन लोगों से पीछा छुड़ा के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी जनता, और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से लगातार काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है सर, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं। दिनेश जी देखिए, लाडवा सीट तो तय हो गई कि मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां से लड़ेंगे। पकड़ कितनी मजबूत है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। कितना ओबीसी समाज का वोट बैंक है, जाट समाज का उतना देखिए कितना वर्चस्व है, सैनी समाज का भी लगभग 50,000 वहां पर वोट बैंक है। इस सीट की काट को अब कैसे आप लोग ढूंढेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर। ये लोग बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। बात आती है इस बात की कि भाई लाडवा से ये नायब सिंह सैनी जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, वो किसी को कहीं से चुनाव लड़ाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 90 के 90 उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, सक्षम हैं, और पार्टी का वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा जो लगातार मैदान के अंदर पार्टी के लिए जिसने काम किया है, संघर्ष किया है, जनहित के काम किए हैं, लोगों के साथ जुड़ा रहा है, समाजों के साथ जुड़ा रहा है। वो सभी लोग मिलकर पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और आज बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो आज जनता समझ चुकी है। इस बात को पिछले 10 साल के कुशासन को लोगों ने भुगता है, और आज लोगों के लिए चेहरा मायने नहीं रख रहा, लोगों के लिए मुद्दे मायने रख रहे हैं। लोगों की समस्याओं को कौन सुन रहा है, उनका निदान कौन कर सकता है। और ये जो ऊल जलूल बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने की, पूरा देश जानता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर जो कुछ हुआ है, जो खेल हुआ है, पीएम केयर फंड में जो खेल हुआ है, और इनके तो गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश को आकर गुमराह करते हैं। इनका पार्टी के सेकंड लीडर है वो, प्राइम मिनिस्टर के बाद। इतने बड़े स्तर का नेता और प्रदेश को आके गुमराह करते हैं। उन्होंने अभी नारनौल की रैली में आके खुद ये कहा कि हमने 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को देने का काम किया है केंद्र की तरफ से। मैं तो इनसे एक छोटा सा प्रश्न ये कर रहा हूं कि भैया मेरे ये बता दो कि वो 259 लाख करोड़ रुपया जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, मैं उनको झूठा नहीं कह सकता, वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। तो वो 259 लाख करोड़ रुपया गया कहां, उसका हिसाब तो दे दो। और अगर तुम्हारे पास नहीं आया है तो सरकार ये बता दे कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इतनी सी बात है। और घोटालों की अगर ये बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या हरियाणा के जमीनी मुद्दों से जुड़ा है राजवीर जी? मैं वही कह रहा हूं कि हरियाणा के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा है। हर आदमी जानता है कि देश की सेनाओं में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है, और वो सेना में जो भर्ती बंद की गई है 4 साल के लिए, जो अग्निवीर की जो स्कीम लेके आए हैं, 18 साल का बच्चा उसके अंदर भर्ती होगा, 22 साल की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएगा 4 साल के बाद। और देश का प्रधानमंत्री वो 74 साल की उम्र में भी ये कहते हैं कि हम अभी और 20 साल तक मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे। बड़ी अजीब स्थिति है। एक 22 साल के नौजवान को आप बेरोजगार कर दोगे और आप 90 साल की उम्र तक। ठीक है, चलिए राजवीर जी से जल्दी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद विकास और बिट्टू नैन जी के पास भी जाएंगे। बताइए राजवीर जी, यही जवाब दीजिए कि अगर वाकई में अग्निवीर योजना से लोग इतने नाराज हैं, कहीं यही वजह तो नहीं कि आप लोग को उसमें संशोधन बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि आरोप कांग्रेस से लगा रही है? सर एक बात देखना, अहिरवाल से ज्यादा हमारे सैनिक भर्ती होते हैं। राव इंद्रजीत जी जीते, चौधरी धर्मवीर सिंह जी जीते, जय केसरपाल गुर्जर जी जीते। अग्निवीर में हमारी सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने 10% एक्स्ट्रा आरक्षण का प्रावधान किया। नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर इनको ज्वाइन करवाया जाएगा। तो अग्निवीर वाला विषय पे देखो, मैं एक बात कहता हूँ, संवाद से समाधान होता है। जनता की तरफ से कुछ बातें आई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई अगर कहीं कोई चूक रह जाए तो उसको पूरा किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जनता को समर्पित सरकार है, जनता के लिए है और जनता की सरकार है। तो इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ जनता के हित देखे जाते हैं। वो चाहे आप पक्की नौकरियों की बात ले लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लो, आप कोई भी योजना ले लो, जो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने चलाई है। अल्टीमेटली हमने सिर्फ और सिर्फ जनता को एक बीच में रख के, एक अंतिम व्यक्ति को बीच में रख के हमने काम करने का काम किया है और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये तो जो 5 सीटों की बार बार बात आती है, तो ये तो आरक्षण और इन्होंने संविधान का वो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जिसके कारण लोग भ्रमित हुए। अभी 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हजारों की संख्या में दलित सम्मेलन किया था कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये तो इनका प्रोपेगेंडा है जी, इनका कुछ नहीं होने वाला। जनता समझ चुकी है, वे लुटेरे को नहीं आने देना है, जो लोग सेवा कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेगी। जय। चलिए, विकास मेहता भी हैं, प्रवक्ता INLD के। विकास जी, क्या आप भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ, स्थानीय मुद्दों पर इस बार जो बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार चला रही है अब उनकी अब नहीं चलने वाली, मोदी मैजिक के भरोसे जो बीजेपी बैठी है? देखिए, अब जो पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो राष्ट्रीय मुद्दों पर था। अब जो प्रादेशिक चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ये हरियाणा प्रदेश के मुद्दों पर ही लड़े जाना चाहिए और इसमें जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। इस समय तो बेरोजगारी के जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश में, जो नशा हर जिले में, हर शहर में बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था के बुरे हालात हैं, हर वर्ग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। किसानों के साथ कितनी बार अभद्रता की, उनके साथ किलें उनके रास्तों पर लगवाई गई, पहलवान बेटियों पर हम लाठीचार्ज करवाए। तो ये सभी मुद्दे हैं, हम इन्हीं मुद्दों पर प्रदेश की जनता को, ये मुद्दे हम प्रदेश की जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं भी हैं, आज भी हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर शहर ऐसे हैं, अभी मानसून अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, जिसमें पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। आप गुड़गांव लगा लीजिए, फरीदाबाद लगा लीजिए, छोटे से छोटा शहर लगा लीजिए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हम लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जी ठीक है। बिट्टू नैन जी, आप एक बात बताइए, आप तो अभी तक तो सरकार में थे ही, लगभग 6 महीने हुए आपको वहां से बाहर हुए, आप तो बीजेपी के खिलाफ इतने सुर आप लोग के दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर आप लोग के मुद्दे क्या होंगे? हमारे तो मुद्दे पहले तो सूर्य भाई में दोनों जो हमारे पत्रकार साहब डिबेट में बैठे हैं मेरे भाई, दोनों साथी, इनको बताना चाहूंगा। एक तो हमारे दिनेश अग्रवाल जी कह रहे हैं बोला सभी वर्करों को इलेक्शन लड़ाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन लड़ाएंगे। पहले तो मैं इनको बता देता हूँ 10 तारीख से पहले कांग्रेस की लिस्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी तो जुतियों में है ना खीर बढ़ने वाली है, और कहते हैं वर्कर को लड़ाएंगे। अरे सोनीपत से आपको सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेके आए, क्या सोनीपत में कोई वर्कर नहीं था कांग्रेस का? और नंबर 2 बात, ये कहते हैं बोला फरीदाबाद से इन्होंने लड़ाया, किनको लड़ा? गुड़गांव सीट से। किनको लड़ाने का काम किया? राज बब्बर जी को। क्या कोई वहाँ गुड़गांव सीट पे कोई लड़ने वाला वर्कर कार्यकर्ता नहीं था? ये तो कहने वाली बात। और दूसरी एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के इतिहास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज अग्निवीर चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं, तो 3500 कर्मचारी हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेके आए थे और एक साथ 3500 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम किया था इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, रिकॉर्ड से बाहर की बातें नहीं है। 819 हरियाणा पुलिस के जवान थे, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। नरवाना की बेटी थी मुकेश देवी, उसने मधुबन के अंदर नहर के अंदर जब पुलिस ने लाठी बांधी आत्महत्या करने का काम किया था, सुसाइड करने का काम किया था। सोनीपत के अंदर गरीब सैन परिवार का लड़का आनंद कुमार, उसने सुसाइड करने का काम किया था। तो बात तो कहनी बड़ी आसान है, कहते हैं भाई ये कर दिया वो कर दिया। अरे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये बार बार चिल्लाते थे भाई यहाँ से मारुति चली गई, मारुति गुजरात चली गई, गुजरात चली गई। अगर इनसे पूछने वाला हो, इनके हुड्डा साहब ने सोनीपत के अंदर ईंट लगाने का काम नहीं किया था। सबसे बड़ा एशिया का मारुति उद्योग आज लगने लग रहा है, खरखोटा के अंदर लगने लग रहा है। तो वही बात है कि दोनों की दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्षेत्र के जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी। इनका ध्यान है लोगों को बरगलाना, बहकाना, और इसके सिवा इनके पास कोई है ही नहीं इनके पास कहने के लिए। ठीक है राजवीर जी, देखिए जवाब आप देंगे कांग्रेस का भी, जेजेपी का भी, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप सभी प्रवक्ता जो आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं पार्टियां, वो सुनते भी रहे, उसका भी जवाब दें आप, अगर पैनल में आप बैठे हैं तो। राजवीर जी, जो देखिए स्थानीय मुद्दे हैं, जिस तरह से इनेलो ने भी जिक्र किया कि शहर में लोगों के घरों में पानी घुस गया, पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है ही,
लेकिन जो आमजन जिससे रोज प्रभावित हो रहा है इस बदलते हुए मौसम में, इसको लेकर भी बताइए, कुछ बेहतर काम नहीं हुआ है। नहीं, जसपा के जो मेरे साथी हैं, बिट्टू है मेरे पड़ोसी है, जिला जींद जींद से ही है। तो मेरे भाई आपने उचाना में क्या किया दुष्यंत चौटाला के साथ? उनकी माता जी को 4400 वोट दिया आपने। जुलाना में क्या किया आप लोगों ने? ये तो आपकी सीट थी ना। जुलाना में क्या किया? 1200-1400 वोट दिया आपने अपने कैंडिडेट को। तो मेरे भाई आप लोगों का तो मामला जनता में एक्सपोज हो गया भाई। जो सोशल मीडिया पे एक पार्टी आई थी, सोशल मीडिया पे वो पार्टी चली गई। बाकी अब कार्यकर्ता की बात है ना, तो आपके पास कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे। ले दे के वही मतलब जैसे हुड्डा साहब की बाप बेटे की पार्टी है, ये 2-3 लोगों की पार्टी बन के रह गई है। ठीक है, आप अपनी पार्टी का डिफेंड करते हो, आते हो, अच्छी बात है, नेता है हमारे भाई, आप भाई हो हमारे। लेकिन आप ये बताओ ना किस मुद्दे पे डिफेंड कर रहे हो इन लोगों को? इन लोगों ने क्या किया? जनता ने इनको जूते मारे लोकसभा में, विधानसभा में किसी भी सीट पर आप लोगों की जमानत नहीं बचने वाली। 5-4 हजार वोट होंगे। आप ये वेट कर रहे हो कि 2-4 कैंडिडेट किधर से इधर उधर से आ जाए और दाल लग जाए, जैसे आपका 2019 में लग गया था। तो अब की बार जनता आपका पक्का इलाज करेगी मेरे भाई, आप चिंता मत करो। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया था 10 साल में, उसके रिकॉर्ड तोड़े हैं। CLU गैंग खड़ी कर दी थी लोगों ने, राव दान सिंह, सुरेंद्र पवार और एक नेता और है, कौन सा है वो, धर्म सिंह चौकर। ये भगोड़े हैं, ये पकड़े भी गए हैं। ईडी ने छापे मारे इनको, इनकी संपत्तियां अटैच की है। तो ये संपत्तियां अटैच संपत्तियां ये कांग्रेस की क्यों मिल रही है? कांग्रेस वालों की ही क्यों मिल रही है? तो क्योंकि कांग्रेस ने करप्शन का पूरा बाजार सजा रखा था, हर चीज का रेट तय था। भाई भतीजावाद, अक्षत्रवाद, जींद, एक जींद को हरियाणा की रैली गढ़ कहा जाता है। रैली यहाँ बहुत बड़ी रैली होती है जींद में। जींद में आप लोग रैली करते हो, लेकिन जो जींद का हिस्सा आप लोगों ने कहा दिया? जींद का हिस्सा आप लोगों ने मारा, जींद की जनता से धोखा किया। आप लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 MLA दिए। हमारा तो एक MLA ले देकर श्री कृष्ण मिड्डा जींद से, लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने लगातार जींद पे ध्यान दिया है। लगातार चारों ओर आपको रोड मिलेंगे, आपको लाखड़ा माजरे से आके, बम्बेवा से आके, या उधर से हमारे गड्ढों में सड़क थी। लेकिन आप आज यात्रा कीजिए, 152 डी पे यात्रा कीजिए, आपको पता लगेगा विकास क्या होता है। 12 नेशनल हाईवे इसी सरकार ने दिए हैं। PGI 18 मंजिला जींद में बन लग रहा है, वो हमारे कृष्ण मिड्डा जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनकी कल्पना साकार हो रही है। तो ये सब विकास हमने इतना किया है कि आपका एपिसोड कम पड़ जाएगा। 49 लाख हमने लोगों को राशन कार्ड बना के दिए। जिन लोगों को ये लोग पैसे ले लेकर वो राशन कार्ड बनाते थे, पेंशन बढ़ाते थे 5-5, 7-7 हजार की, हर गांव में इन्होंने दलाल खड़े कर दिए नौकरियों के, पेंशन के या सरकारी योजनाओं के, विवाह समूह योजना के पैसे लेके दूसरे पैसे ले जाओ। आप लोगों के क्षेत्र होकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया था, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर कंटिन्यू करेगी। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, सभी पार्टियां हमसफर की तलाश में हैं इस सफर में। आप लोग भी किसी हमसफर की तलाश में हैं क्या, जिसके साथ बताइए नैया पार लग जाए? उन्होंने बिट्टू नैन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जय बिट्टू नैन जी, इस बार के चुनाव में देखिए स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, चाहे बात रोजगार की हो या किसानों को लेकर हो। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं एक बार फिर, अगर मान लीजिए कि आप लोगों की सीटें आ गई, गेम चेंजर की भूमिका में आप लोग आ गए, तो क्या कुछ कदम उठाएंगे किसानों को लेकर? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार आवाज अपनी बुलंद की है किसानों को लेकर। कहाँ बुलंद किया इन लोगों ने आवाज, बताइए तो सही। बता रहे थे अगर जुलाना की बात, तो जुलाना के अंदर फल्ड के अंदर ऐसे हालात थे, तो वहाँ पर अगर बाढ़ आई रहती थी हर साल, तो वहाँ जो हमने पाइपलाइन बिछाने का काम किया जुलाना के अंदर, विधायक ने जो रोड की कनेक्टिविटी की है, और 152 डी की बात कर रहे हैं दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारे PWD मिनिस्टर थे, जो उसके बाद बात कर रहे हैं मेरे भाई रोहिला जी। अरे सेंटर में नितिन गडकरी एक बार बीच में मत बोलिए भाई साहब, हम बोले नहीं थे। फूड सप्लाई किसके पास था? दुष्यंत चौटाला जी के पास था। महिलाओं को 33% किसने दिया? दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। उसकी बात करते हो भ्रष्टाचार की, अरे रोहिला जी, आपकी तो महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने तो रात को 3 बजे शपथ दिलवाने का काम किया था। किसको? अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। फिर आनंद बान में जब वो बहुमत स्थापित नहीं कर पाए, उससे पहले तो उसके ऊपर बड़े बड़े चार्ज थे। अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी ज्वाइन कर ले,
ईडी के, सीबीआई के सारे केस वापिस हो जाएंगे। माल की बात करते रोहिला जी, आपने तो ऐसे मापदंड बना रखे हैं। अगर कोई बीजेपी में आ गया, उस जैसा तो कोई महापुरुष है नहीं। अगर बीजेपी के अंदर कोई बुलंद आवाज करती बीजेपी से बाहर जाके, उस जैसा कोई भ्रष्टाचार लगी बिट्टू जी, जो दुष्यंत चौटाला पर जांच की आंच आने लगी थी, कहीं उसी को लेकर तो भड़ास अपनी निकाल रहे हैं सर। बीच में डिस्टर्बेंस है, स्टूडियो की आवाज आ रही है। क्या कह रहे थे भाई साहब? बिट्टू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं जो दुष्यंत चौटाला पर साथ छोड़ने के बाद जांच की आंच आ गई थी, कहीं उसी की भड़ास तो नहीं निकाल रहे हैं आप? दुष्यंत सिंह चौटाला ने तो कभी नहीं कहा। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा भैया जांच करवाओ ना। अगर दुष्यंत सिंह चौटाला अगर कोई FIR दर्ज करवाओ, जांच तो करवाओ। आपके पास आज ईडी है, सीबीआई है, सारा सिस्टम तो आज आपके पास, इन लोगों के पास है। ये करवा क्यों नहीं रहे? अगर कोई गड़बड़ है तो करवाओ ना, तो इनको पता चले। क्योंकि बात वही है कि जो दुष्यंत सिंह चौटाला जी की आज बात करते हैं, आज 18 मंजिला PGI की बात करते, बोला मीडिया जी ने शुरुआत की थी। अरे भले मानस, दुष्यंत सिंह चौटाला जी से पहले किसी ने कीट नहीं रखी, शुरुआत किसने की? हमारे पास डिपार्टमेंट था, दुष्यंत सिंह चौटाला हर महीने आते थे, वहाँ का निरीक्षण करते थे और कितने काम करते थे। वैसे तो ठीक है, बोलने के लिए तो हजारों बातें हैं। अगर इनसे आप दिल पे हाथ रख के पूछोगे, दुष्यंत सिंह चौटाला ने विकास के तो आयाम थे। और रही बात पेंशन की बात करते हैं, अरे भाई राजस्थान में पेंशन 700 रुपए, राजस्थान में करते ना 3000 रुपए पेंशन। आप अगर काम किया, दुष्यंत सिंह चौटाला जितना लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने उस प्रकार से साथ निभाने का काम किया। सरकार स्टेबल सरकार दी और उसके साथ साथ जो विकास कार्य हमने करवाया, आप देख ही रहे हो। ठीक है, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। दिनेश जी, हरियाणा में पॉलिटिकल एक्सपर्ट बार बार यही कहते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर अगर दिल मिल गए तो बात बन जाएगी। तो क्या माना जाए कि जब कल से परसों तक जब आप लोग की लिस्ट जब पूरी फाइनल हो जाएगी, तो इसमें हमें ऐसा लगेगा कि हाँ दिल मिल गए, बात अब बनने वाली है? क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज मिल पा रही है। आपने सवाल सुना मेरा सर? मेरी आवाज क्या पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मेरे मित्र राजवीर रोहिल्ला जी, इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। जिस तरीके से कंपनियों के ऊपर ईडी भेजने के बाद उन कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड इन्होंने लिए और इतना बड़ा घोटाला पूरे देश में इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का किया, उसके बाद इन्होंने PM केयर फंड में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला तो इनकी सरकार के अंदर हुआ है कि हरियाणा HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ले रहा था, कोई इनसे ये पूछे कि क्या वो हरियाणा सरकार से बाहर ली जा रही थी? और उस HPSC की नौकरी केवल या तो मुख्यमंत्री लगा सकते हैं या HPSC का चेयरमैन लगा सकता है। तो वो डिप्टी सेक्रेटरी जी 3 करोड़ की रिश्वत मुख्यमंत्री जी के लिए ले रहे थे या चेयरमैन साहब के लिए ले रहे थे? और इनका ही एक विधायक जिसने इनको समर्थन दे रखा है पुंडरी से, रणधीर गोलन जी, वो सरेआम कह रहे हैं मीडिया में आके कि 49 लाख रुपीज मैंने अपने भांजे को पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए दिए। लेकिन उसको बेचारे को यह नहीं पता कि भाजपा की सरकार 2 करोड़ रुपए लेके लगा रही थी सब इंस्पेक्टर, 49 लाख में लगता कैसे? उसके बेचारे को 49 लाख भी चले गए, भांजा भी नहीं लगा। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिनके पूरे हरियाणा में कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां से इनके विधायक, इनके मंत्री खुलेआम मंथली ना लेते हो। और जो मंथली अफसरों से ले रहे हैं वो अफसर आगे जाके उस जनता से वसूली कर रहे हैं। और ये बात करते हैं अभी दुष्यंत सिंह चौटाला के बारे में। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी जो मुद्दे उठाती है क्षेत्रवाद के, परिवारवाद के, आप तो वो लोग हो जिन्होंने बंसीलाल जी की कमर के अंदर छुरा घोंपा था 1999 में, उनकी सरकार गिराई आपने, और आज आपको किरण चौधरी जी इतनी प्यारी हो गई। आप वो लोग हो जिन्होंने 2014 के अंदर, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। इन्होंने 2014 में चौधरी भजनलाल जी की पार्टी तोड़वाई, उनको 2 सीट दी लोकसभा की, वो दोनों इन्होंने हरवाई, और फिर 45-45 का समझौता तोड़ के उनकी पार्टी खत्म कर दी। और इन लोगों ने तो 2018 में इनेलो को तोड़ने का जो काम किया, और इनेलो को तोड़कर दुष्यंत जी जब 10 सीट ले आए तो 4.5 साल तो इनको दुष्यंत जी बहुत अच्छे लग रहे थे। आज 6 महीने बाद दुष्यंत जी इनको बुरे लगने लग गए।
इन्होंने दिनेश जी जो चुनावी हलचल चल रही है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं सर। एक सेकंड लूंगा, सिर्फ एक सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4.5 साल तक दुष्यंत जी अच्छे थे इनके लिए, आज बुरे हो गए। कारण क्या है कि आज ये खुद अपने भ्रष्टाचारों की पोल खुद खोल रहे हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री। अरे तो दिनेश अग्रवाल जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपका जवाब दे देता हूं। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पार्टी से जब आप लोगों को छोड़कर चली गई तो वो तो सर 2 मिनट में आप लोग के लिए पूरी हो गई थी, तो दुष्यंत चौटाला भी हो गए तो क्या दिक्कत है? मैं जवाब दे रहा हूं उसका, मैं जवाब दे रहा हूं कि आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए सबको मुख्यमंत्री पद चाहिए था। यहाँ पर किरण चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनना था, अशोक तंवर को भी मुख्यमंत्री बनना था, यहाँ कुलदीप बिश्नोई को भी मुख्यमंत्री बनना था, यहाँ पर और इसके अलावा जो नेता गए उनको भी मुख्यमंत्री, और अभी कुमारी शैलजा को भी बनना है, सुरजेवाला को भी बनना है, भूपेंद्र हुड्डा को भी बनना है सर, अभी भी तो देखिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग यहाँ से छोड़ के गए, आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानित करने का काम कर रही है, उनको बेचारा कहकर उनका अपमान कर रही है। उनको जो सम्मान यहाँ मिला हुआ था, चौधरी भजनलाल जी 12 साल मुख्यमंत्री सर, बीजेपी ने तो खेल दिया सर उन्हें राज्यसभा भेज के ना, बीजेपी ने तो राज्यसभा भेज के खेल दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी कहती थी कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, आज आप राव इंदरजीत सिंह जी को एमपी बना रहे हैं, उनकी बेटी को भी टिकट दे रहे हैं। आज आप देखिए दिनेश अग्रवाल जी, कम टू द पॉइंट सर। सर मेरे सवाल पर आइए। मेरा एक सवाल यह है कि आपने दीपक बावरिया का क्या बयान सुना था कल के दिन टिकट को लेकर? जी, उन्होंने क्या बोला था सर? उन्होंने ये बोला था कि कोई भी राज्यसभा या लोकसभा के एमपी को पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। बिल्कुल सर, आपने बयान बहुत अच्छे से समझा, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज के दिन कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि उनके बयानों को लोगों ने अधूरा समझा और समझाया है। लेकिन साथ में आप शैलजा जी का दूसरा बयान भी समझ लीजिए। शैलजा जी पहले दिन से एक बात कह रही है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, परंतु अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा। हाईकमान कहेगा तो मैं लड़ूंगी, नहीं कहेगा तो नहीं लड़ूंगी। नहीं सर, आपने पहली लाइन को सर हटा दिया। पहली लाइन को मैं कोट कर दूं, कुमारी शैलजा ने कहा कि हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बात करना पड़े। तो सर अड़ी हुई है, जिद भी तो है। एक आखिरी बात कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, उसके बाद जो विधायक चुन के आते हैं वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, और वो जो वहां पर जो भी 2 या 3 या 1 जो भी नाम आते हैं वो हमारी केंद्रीय कमेटी के पास जाते हैं और वहां जाके मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होता है। लेकिन चुनाव से पहले हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का नाम फाइनल। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी पीछे राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने चेहरे कहाँ घोषित किए थे। हर पार्टी का अपना तरीका है, कोई पार्टी। और अगर एक आखिरी बात कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कामों से आप दुखी थे ना, उनके क्रियाकलाप से दुखी थे ना, जो आपको अंतिम समय पे उनको बदल कर नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा। आप बताइए, नायब सिंह सैनी अच्छे हैं? आप बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हो गया दिनेश जी, 5-6 मिनट ले लिया आपने, अब जवाब भी तो ले लीजिए। बहुत सारे सवाल आपने बैक टू बैक किए हैं। छोटा सा जवाब राजवीर जी का, फिर देखिए बिट्टू जी और विकास जी के पास जाएंगे। राजवीर जी जवाब, जो कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए। दिनेश जी है ना, वो मतलब एक सीन बता रहे, दूसरा सीन नहीं बता रही है। राव इंद्रजीत से लेकर किरण चौधरी तक हुड्डा साहब ने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बढ़ा दी कि उन्हें जाना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए इन्होंने बावरिया जी को आगे करके शैलजा जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है। भाई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक बात है। शैलजा जी के साथ बबली की, जो देवेंद्र बबली पूर्व मंत्री है, उसकी कल फोटो वायरल हुई थी। आज बावरिया जी ने खुद बयान दिया है, सर वो बयान ले लेना, मैं भेज दूंगा आपको। उसमें बयान दिया कि मैंने बबली को मना कर दिया, भाई हम उसको टिकट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं शैलजा जी को कमजोर करने की साजिश चल रही है, और शैलजा जी भी इस बात को समझ रही है। शैलजा जी बड़ी घुटी राजनीतिक है, वो कोई आज की एमपी एमएलए नहीं है, वो पुराने समय से है। तो ये तो होगी कांग्रेस की बात। कांग्रेस में हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने हर उस कार्यकर्ता को, नेता को खत्म करने का काम किया, या उसे प्रताड़ित करके बाहर करने का काम किया। तो ये लगता था कि तुम्हारा कंपटीटर बढ़ सकता है,
तो आप ठीक है, आइए सर, बिट्टू जी विकास जी भी हैं पैनल में। राजवीर जी आऊंगा आपके पास। सर एक मिनट जी। नहीं, बिट्टू जी का जवाब देना, मेरी बात रह गई थी। भाई भाई ये लड़ला मेरा यूं। तो भाई बिट्टू ने सुन ले मेरी बात। उचाना में जिस दिन दुष्यंत सिंह जीता था, हमने एक जनसभा करी थी और उन्होंने पूछा था किंग जाना हमने, ये तारे बयान है, मेरे बयान नहीं है, ये किंग जाना है। तो वो उचाना चाल के फिर जीनता वो कितने, वो तुमको पता है, जवाब तुम्हें देना है, हमें नहीं देना। हमारी सरकार सुटेबल थी, हमारी सरकार में जो आपका समर्थन आया वो सिर्फ परिस्थितियों में आया। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट का के साथ कोई समर्थन नहीं था। दूसरी बात, जो समर्थन हुआ वो सिर्फ परिस्थितियों में था। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कैबिनेट मंत्री है, आपका डिप्टी ओहदा होता है, डिप्टी को कोई मतलब उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती, कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो, ये समझ लो बात को, ठीक है ना। और एक बात, जब भी कैबिनेट में कोई प्रस्ताव होता है, पास होता है, तो मुख्यमंत्री की अथॉरिटी होती है, वो विकास, वो पैसा दे ना दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 90 हल्कों में बराबर विकास कराया है, उसमें जुलाना भी आता है। जुलाना में अगर आपके नेता ने इतना विकास कराया होता तो आपके प्रत्याशी को 1200-1400 वोट ना आते, आपके साथ। ठीक है राजवीर जी, डिबेट अभी बची है सर, अभी डिबेट आखिरी पड़ाव पर नहीं है, फिर आएगा आपका मौका सर। विकास जी और बिट्टू जी भी बने हुए हैं। विकास जी, कांग्रेस बीजेपी तो ये सोच चुकी है कि ये बार जो चुनाव है इस बार का हरियाणा में, ये इन्हीं दो मुख्य पार्टियों के बीच है। लेकिन इनेलो जो है हरियाणा की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, आप लोगों ने हरियाणा में राज भी किया हुआ है। बड़े तख्ता पलट की तैयारी में आप लोग देखिए चल रहे हैं धीरे धीरे, और किसी को भनक भी नहीं लग रही इस बात की, क्यों सर? कांग्रेस और भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा कि मुकाबला इन दोनों के बीच में है। ये फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, और हरियाणा प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है कि उन्होंने जो पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का राज देख लिया, उससे पिछले 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज देख लिया। अब हरियाणा प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है कि इन दोनों ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो किया तो किया था, भाजपा ने उसका भी सवाई करके बहुत नाश कर दिया हमारे प्रदेश का, जो पीछे लेकर गए हैं प्रदेश को। और अब हरियाणा प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को सपोर्ट करेगी और हम सत्ता में आएंगे। जी सर। जय। बिट्टू नैन भी हैं प्रवक्ता जेजेपी के। बिट्टू जी देखिए, बहुत ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है दुष्यंत चौटाला को। वही होता है कि जब हालात जब अपने पक्ष में नहीं रहते हैं तो देखिए हवाओं का रुख भी बदल जाता है, क्यों सर? 6 नेताओं ने दिग्गज आपका साथ क्या छोड़ा, और देखिए लोग ये सोच रहे हैं कि जेजेपी पूरी कमजोर हो गई है। साथ ने छोड़ा है, साथ ने। सूर्य भाई, बड़ी बात आपने बिल्कुल जेन्युइन बात पूछी है। मेरे को बताना चाहूंगा भाई सभी प्रवक्ताओं को, तो ये बताओ पूरे भारत के अंदर 2 राष्ट्रीय पार्टी थी, एक मोदी के साथ थी और मोदी के खिलाफ थी जनता, और उन्होंने उसी पक्ष में वोट किया। तीसरी पार्टी तो पूरे भारत के अंदर वोट नहीं डले। ठीक है, रही मतदान की बात, वो कम ज्यादा है रहा होगा। और रही बात 7 नेताओं की बात छोड़ने की बात करते हैं। अब वो तो हमारा पूर्व विधायक धरराम निवास सुरजाखेड़ा, उसको बीजेपी पट्टा पहनाने के लिए तैयार है 1 तारीख को। और उसके ऊपर आप देखो ना, बलात्कार के संगीन आरोप लगे हुए हैं। क्या वो बीजेपी में आने के बाद क्या दूसरी दुल्हा होगा क्या? अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से, बड़े मुस्कुरा के बात बता रहे हैं, उसको 1 तारीख को पटका पहनाना था, टिकट फाइनल कर दी भाई, यहाँ आपको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, साथ में वो भी है। दुर्भाग्य की बात तो ये है हमारे लिए, जैसे ही वो बीजेपी में जाओगा ना, उसका चरित्र, भ्रष्टाचार, सब चीजें पीछे रह जाएंगी, उससे अच्छा आदमी कोई नहीं होगा। मैं यही बात राजवीर भाई से पूछना चाहूंगा, क्या रामनिवास सुरजाखेड़ा जी को आप चुनाव लड़ा रहे हो या बीजेपी पार्टी में लेने लग रहे हो? ताकि बताने का काम करो प्रदेश की जनता को अब किस प्रकार का बीजेपी का चरित्र है। और रही बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने वहाँ पूछा, मैं बता देना चाहता हूँ अमित शाह जी का मैसेज था दुष्यंत चौटाला जी के पास, आइए, और हमारा ये था पूरे हरियाणा के अंदर एक स्टेबल सरकार दें। आपने 6 महीने सरकार जरूर चलाई है, आप देखने का काम करें, कितने विधायकों ने बीच बीच में आपको इस्तीफा देने का काम किया, क्यों नहीं आप बहुमत साबित कर पाए? बात तो एक सरकार को स्थायी सरकार देनी थी, बस प्रदेश बार बार चुनाव के अंदर ना जाए। हमारा तो ये उद्देश्य था, और उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। ठीक है, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के। दिनेश जी, आज के दिन ट्विटर पर देखिए कहावत बहुत ज्यादा देखिए ट्रेंडिंग में चल रही थी, जिसमें लिखा गया था जब कुमारी शैलजा ने टिकट की मांग की कि सूत ने कपास जुलाहे संग लट्ठम लट्ठा,
आप तो बखूबी इसको समझ पा रहे होंगे। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम डिबेट्स के मामले में अपने नैरेटिव को सेट करना जो चाह रही है वो कर रही है। क्योंकि डिबेट पर बैठने का मतलब है हरियाणा प्रदेश की जनता के को अच्छा शासन कैसे मिले, जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही। केवल भाजपा इस उसमें लगी हुई है कि ओबीसी की बात करें, दलित की बात करें, शैलजा की बात करें, हुड्डा की बात करें। अगर इन्हीं बातों में 1 घंटे का समय निकल जाएगा तो जनता की बात तो हुई नहीं। अगर मैं भी ये कहने लगूं कि आपने एल.के. आडवाणी जी को घर बिठवा दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया, आपने जसवंत सिंह को बिठा दिया, यशवंत सिन्हा को बिठा दिया, आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को घर बिठा दिया। दिनेश जी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो हरियाणा के स्थानीय मुद्दे आप उसको उठाइए, उस पर सवाल आप पूछिए, जवाब देंगे राजवीर जी। उन्हीं मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं, केवल हरियाणा के मुद्दों पे। आज देखिए क्या हालात है। पूरा हरियाणा जानता है कि 70% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव से जाता है। और गुड़गांव के नगर निगम की क्या स्थिति है? मेरे ख्याल से देश का तीसरा या चौथा निगम है वो बजट के मामले में। इतना बड़ा बजट है। आज निगम के अंदर एक आदमी अगर अपना मोबाइल नंबर प्रॉपर्टी आईडी में बदलवाने जाता है तो उसके भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है। आज गुड़गांव का कोई चौराया ऐसा नहीं है जहां से स्कूटर वाला या मोटरसाइकिल वाला बिना पुलिस वाले को रिश्वत दिया निकल जाए। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में खुली लूट ना मच रही हो। जनता इतनी त्रस्त और परेशान है। अगर ये भाजपा ये कहती है कि हमने अच्छे काम किए हैं तो भैया क्या कारण हो गया? तुम 10 में से 5 तो सीटें हार गए और 3 सीट तुम्हारा मार्जिन इतना घट गया। आपके प्रधानमंत्री जो पिछली बार 5.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार उनका वोट का मार्जिन 1.5 लाख रह गया। और अगर सही थोड़ा सा समय पहले अगर कैंडिडेट एनडीए का डिक्लेयर हो जाता तो तुम्हारे प्रधानमंत्री भी चुनाव हार रहे थे। क्या कारण है? उनके ऊपर नहीं जा रहे। अगर मनोहर लाल खट्टर के काम अच्छे थे तो आपको हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि आप समझ चुके हो कि जो 10 साल में जो लूट मची है हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा की जनता बेरोजगारी से, ये बच्चे जो सुबह 4 बजे उठ के हरियाणा की सड़कों पे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, जिनके माँ बाप उनके लिए कर्जा लेकर भी उनको घी ला के देने का काम करते हैं कि बच्चा पहलवान बने। और उन पहलवान बेटियों के साथ तुमने क्या किया? दिल्ली में जंतर मंतर पे घसीट घसीट के पीटा तुमने। आज तुम उन किसानों को देवतुल्य कहते हो जिनके रास्ते में खाली कांटे नहीं बिछाए। मुझे अचंभा होता है कि हमारे देश में ये भी हमें देखने को मिलेगा। देखा हमने कि ड्रोन से टीयर गैस के गोले फेंके गए किसानों के ऊपर, ड्रोन से, और उनको आतंकवादी, अलगाववादी, उनको क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी उनको कहा। और आज भी इनकी एक सांसद जो हिमाचल से है, किस तरीके के शब्द वो अन्नदाताओं के लिए बोल रही है। और उसके बाद ये कहते हैं ओबीसी, कभी कहते हैं दलित, कभी कहते हैं शैलजा जी। अरे भैया तुम्हें इतनी चिंता है तो राव तुम्हारा इंद्रजीत सिंह पिछले 10 साल से एडी रगड़ रहा है तुम्हारी पार्टी में सीएम बनने के लिए, तुमने क्यों नहीं बना दिया उसको? अनिल विज 10 साल से एडी रगड़ रहा है सीएम बनने के लिए, तुमने क्यों नहीं बना दिया? लेकिन मैं इन बातों में समय नहीं खराब करना चाहता आप लोगों की तरह। आप हरियाणा प्रदेश की जनता के मुद्दों की बात नहीं करना चाहते, आप केवल डिबेट को उलझाना चाहते हैं। आप बात करो जो अपराध बढ़ रहा है। सरेआम हिसार के शोरूमों में गोलियां चलती हैं। अभी मुख्यमंत्री जी सर एक दो सवाल अपने हाईलाइट कर दीजिए तभी तो जवाब देंगे राजवीर जी। मुख्यमंत्री जी एक आखिरी लाइन, मुख्यमंत्री जी जलेबी खा रहे थे मातूराम हलवाई की दुकान पर गोहाना में। उस मातूराम हलवाई की दुकान पर सरेआम गोलियां चली, उससे 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। कितने राउंड फायर चले? नारनौल में गोली चल रही है, गुड़गांव में चल रही है, हांसी में चल रही है, हिसार में चल रही है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं। आप मान रही है सरकार की 12 गैंग सक्रिय है हरियाणा के अंदर, अपना अपराध कंट्रोल कर पाए। और हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर गिरा है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 10 साल पहले सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते थे और आज कितने पढ़ते हैं। आज गुड़गांव जैसे शहर के पास अपना एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो पूरे हरियाणा को 70% रेवेन्यू देता है। बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए। एक हॉस्पिटल जो बहुत पुराना यहाँ बना हुआ था, 50 साल पुराना, उसको भी तोड़ दिया। उसके बाद आज तक ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई बस अड्डा है। उस शहर का ये हाल है जो 70% रेवेन्यू देता है। पूरे हरियाणा की हालात क्या है?
आपने बेरोजगारी के अंदर युवाओं को ऐसा धकेला, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, उसमें दिहाड़ीदार ठीक है मजदूर दिनेश जी बना जवाब दिए भी अब गए, सुन लेते हैं। दिहाड़ीदार दिनेश जी क्लर्क जवाब बना भी दिए अब सुन लेते हैं राजवीर जी गए। का। प्रदेश की जनता इतनी दुखी और परेशान है कि इनको अब गांव अभी तो देहात में करता ही घुसने नहीं, भी हिसाब नहीं किताब है, बतेरा हो गया। ठीक है चलिए राजवीर जी जवाब दे दीजिए, चाहे बात अबे, वो बड़े- गुड़गांव नगर निगम को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, जिस तरह से पूछा है दिनेश अग्रवाल जी ने सवाल, बताइए। सारे सारे इकट्ठे जवाब दे दूंगा अग्रवाल जी ने। जी बोलिए बोलिए। अग्रवाल जी ने HKRN का मतलब नाम लिया। कांग्रेस के निर्लज्ज लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग ठेकेदारी प्रथा लेके आए थे, 18,000 रुपए दस्तक करवाते थे, ये लोग 8,000 रुपए देते थे। कोई भी कर्मचारी जिसकी सैलरी दी उसकी सैलरी खा के उसको कम दी जाती थी। हजारों उदाहरण है। ठेकेदारी पे इनके नेता पैसे ले लेकर उन बच्चों को भर्ती करते थे, उनको मजदूरी करवाते थे। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार और नायब सैनी की सरकार ने 1,20,000 वो जो बेचारे पीड़ित थे उनको नियमित करने का काम किया। उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी की हम लोगों ने, भाई आप लोगों को एक क्लिक से सैलरी मिलेगी। ये तो रही आपकी HKRN की बात। अब सुनो रोजगार की बात। आपके राज्य में 86,000 नौकरियां लगी थी। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार और नायब सैनी की सरकार ने 1,43,000 पक्की नौकरियां दी। HCS की जो भर्ती थी हमारी, उसमें देखो या इंटरव्यू देके आए थे, लास्ट 8 बजे तो रिजल्ट आ गया था। 3774 TCT भर्ती करे। अभी आप किस मुंह से कह रहे हो? आप किस मुंह से कह रहे हो रोजगार की बात? आप लोगों ने रोजगार को सीमित कर दिया था। आप लोग पैसे ले लेकर नौकरी दिया करते। टी पार्क पर हुआ करती, लिस्ट बना करती टी पार्क पर। अगर कोई जींद का या इधर का कोई चला जाता बच्चा तो कहते थे क्यों आया तुम्हारे, ठीक है ना। आप लोगों में एक लेक्चरर की भर्ती हुई थी 360 बच्चों की। वहां अक्षेत्र विशेष के बच्चों ने अलग अलग जगह से फॉर्म भरे और सारे वहीं के लगे। ये अन्याय किया आप लोगों ने। और जो आपके ऊपर अभी जो आय से अधिक संपत्ति के लग रहे हैं, जो CLU गैंग के लग रहे हैं, वो सारा जनता को पता है और धीरे धीरे सामने नहीं आने लग रहा है। कानून की पक्की कार्रवाई होगी। जिसने कांड कर रखे हो भीतर जाओगा पक्का। आज जाओ कल जाओ, ठीक है। और रही बात गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल की, वहां के लिए 700 बेड का मंजूर हो चुका है हॉस्पिटल। आपको पता नहीं, उसका रोड मैप बन चुका है, जो नक्शा वक्शा होता है जो भी, ठीक है ना। और उसके पैसे भी एक बजट बन चुका है, इतने बजट में ये बढ़ेगा। ठीक है दिनेश जी आप जवाब दे दीजिए अगर कुछ जहन में तो, क्योंकि फिर मैं फाइनल कमेंट पर अब आऊंगा, समय कम है। दिनेश जी काउंटर बोलिए। मैं ये पूछना, राजवीर जी या तो आप बोल लीजिए प्लीज। आपकी बात खत्म होगी तो मैं अपनी बात कर लूं। 15 मिनट लेके मैं अपनी बात कर लूं। चलिए दिनेश जी का छोटा सा जवाब ले लें, राजवीर जी फिर आएंगे फाइनल कमेंट पे। जी बोलिए। एक बात और बोल दूं मैं। ये लोग कहते हैं भाई आपके यहाँ भ्रष्टाचारी जाके सही हो जाता। आप भी आ जाओ, आपको मौका देने की पार्टी, हम तो सबको बुला रहे, आओ जिसकी मर्जी आओ, हमें क्या दिक्कत है, पार्टी में काम करो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार की बात करती है, आप बतौर जर्नलिस्ट, आप एक अच्छे एंकर हैं, इनसे सवाल आप पूछना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कोल स्कैम घोटाला जो इन्होंने कहा 2014 में कि हिंदुस्तान में कोल स्कैम घोटाला हुआ है, और जिसमें इन्होंने नवीन जिंदल का नाम लिया, आज नवीन जिंदल कोल स्कैम घोटाले से बाहर हो गए, इनके सांसद बन गए। आज ये जो घोटाले की बात करते हैं नौकरियों की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या ये बताएंगे कि वो पक्की भर्तियां हैं? क्या वो टेम्परेरी नहीं है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियां हैं वो सारी भर्ती टेम्परेरी है। उनको चाहो तो आप 4 घंटे बाद भी ये कह सकते हो कि जाइए आप अपने घर जाइए, आपकी नौकरी खत्म। और रही पक्की नौकरियों की बात, ये जिन पक्की नौकरियों की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 100 SDO भर्ती किया आपने, 100, उसमें से 80 SDO आपने हरियाणा प्रदेश से बाहर के बच्चे लगाए या नहीं लगाए? और क्या हरियाणा प्रदेश में योग्य युवा नहीं थे जो आपने बाहर के लगाए? और पक्की नौकरियों की जो बात यहाँ टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि खाली झूठ मत बोलो। अगर सरकार में दम है तो श्वेत पत्र जारी करे कि 10 साल में कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी और उन नौकरियों में कितने बच्चे हरियाणा के थे और कितने बाहर के थे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक भी नौकरी पक्की नहीं है। इन्होंने केवल ये मॉडल लेके आए थे गुजरात से, और वो मॉडल इस बात का था कि भाई इनको 6-6 हजार रुपए तनख्वाह दो और बेरोजगारों की एक टोली खड़ी कर दी। आज हरियाणा में नशा बढ़ा दिया इन्होंने।
हरियाणा के अंदर इन्होंने जिस तरीके का आतंक उसका मचरा है, आज अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा था कि कल नायब सिंह जी वहां खड़े मातूराम हलवाई की दुकान पर जलेबी खा रहे थे। अरे ये तो पता कर लो कि मातूराम हलवाई के यहाँ गोलियां किसने चलाई थी, उसका तो ठीक है आज तक दिनेश तुम जी, कुछ फाइनल पता कमेंट नहीं पर कर आएंगे पाए। सर, केवल 2 और से रही 3 मिनट का महकमों वक्त के और है हमारे पास भ्रष्टाचार डिबेट की, में। आप दिनेश जी, चाहे दिनेश जी हरियाणा वक्त के कम है सर, किसी इसके भी लिए माफी विभाग की चाहूंगा। बात कर लो, चाहे वो दिनेश जी, GST डिपार्टमेंट विकास मेहता हो, प्रवक्ता चाहे एनएलडी वो के हैं, पुलिस काफी देर से आप लोग को डिपार्टमेंट सुन रहे हैं। हो, विकास जी, चाहे बिट्टू इनका जी माफी हुड्डा चाहूंगा सर, आप लोग के डिपार्टमेंट पास हो, देर से आ रहा हूँ। चाहे इनका और अन्य जितने दिनेश भी हैं, जी, दिनेश जी वक्त कोई कम है भी सर। विभाग ऐसा नहीं है जिसमें खुली बंदरबांट दिनेश जी, पैसे की ना कल हो फिर रही आपको हो। चर्चा में सर शामिल और करूंगा अब सर, तो वक्त थोड़ा कम है, इनके उसका आप जो सम्मान विधायक करिए खुद हमारा। कह रहे हैं कि मैंने 49 लाख रुपया दिया है, आज तक इन्होंने, अगर वो विधायक गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ FIR कराओ। ठीक है, और अगर चलिए वो दिनेश सही जी, बोल रहा है, दिनेश तो जी आपने विकास जी पूछा से कि सवाल ले रहे 49 लाख रुपए कौन ले हैं। गया? दिनेश जी, विकास मेहता भी कोई हैं डिबेट पूछने में। वाला नहीं है। दिनेश और जी, मैं पूछना चाहूंगा कि बहन बेटियों की जो बात करते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या संदीप सिंह को चुनाव लड़ाएंगे आप, खेल मंत्री को? दिनेश जी मेरी आवाज जवाब मिल दे पा रही है भारतीय आपको? जनता पार्टी, क्या संदीप सिंह जी को चुनाव दिनेश लड़ाओगे जी आप? आवाज मिल पा रही है आपको? पूरे हरियाणा की जो हालत है, आज अगर आधा घंटा बारिश हो जाए ना, तो ये जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं ना, ये मिलेनियम सिटी, इसमें से गाड़ी पास नहीं हो सकती, अंडर पास भर जाते हैं, पूरा शहर लबालब हो जाता है पानी से। ये हालात इन्होंने आज हरियाणा प्रदेश के कर दिए। ठीक है दिनेश जी, बिट्टू नैन जी एक कमेंट में आपका चाहूंगा आखिरी। देखिए चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तो कई आरोप लगाए बिट्टू नैन जी आप पर, लेकिन आप लोगों ने जब से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन किया है, आप लोगों ने एक सोचा है कि एक बड़ा ऐसी वोट बैंक हमारे साथ होगा, एक अलग सा जो अंगार होता है वो दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर, और एक बड़ी मजबूती के साथ आप लोग हैं चुनावी मैदान में, आप लोग के नेता ये सब कह रहे हैं। क्या कुछ संदेश आप कहेंगे हरियाणा की जनता के लिए? बोलिए। सूर्या भाई, हमारा जो साथी है बड़ा संघर्षशील साथी है, जो हमारा चंद्रशेखर की बात कर रहे हो। उसके बाद मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो ये बार बार रिपीट कर रहे थे ना भाई, आपने कौशल रोजगार कर दिए, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय आपने 30,000 लोगों को रोजगार दिया था, और 2006 के अंदर रोजगार दिया था, फिर भी उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह है। तो ये दिक्कत। और राजवीर रोहिला जी पता नहीं डिबेट में है या चले गए, उनसे पूछना चाहूंगा रणदीप सिंह सर फाइनल कमेंट पर है सर, अब पूछने का वक्त कम है, इसलिए मैंने आपको पूरा समय दिया। अरे मेन सूर्या भाई, ये पूछना चाहूंगा रामनिवास खेड़ा जी को ज्वाइन करवा रहे हो या नहीं करवा रहे? मैं ये चाहता हूँ इनसे पूछना करिए, क्योंकि और गिरफ्तारी उनकी कब होगी ये बताने का कष्ट कर दे, बस इतना ही था पूछना मैंने, ज्यादा मन नहीं पूछना। ठीक है, चलिए राजवीर जी शुक्रिया आपका, बिट्टू नैन जी शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, दिनेश अग्रवाल जी शुक्रिया, विकास मेहता जी आपका भी शुक्रिया, चर्चा में आप लोग जुड़े। तो हरियाणा में देखिए चुनावी रण काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इनेलो ये सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, क्योंकि ये चारों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में इस बार दिखाई दे रही हैं। किसकी दावेदारी है मजबूत, कौन जीतेगा चुनाव, इसके लिए करना होगा इंतजार। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे।